हे गाइस। तो इंटॉक्सिकेटेड के पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देखा था कि शेंटिंग वेई अपनी माँ को एक बीटा के साथ खुशी से घूमते देखकर अपने पुराने घर लौट आता है और अपने घर में वापस आकर पुरानी यादों का सामना करता है। घर में कुछ चीजें अब बदल चुकी थी, जैसे फैमिली का पोर्ट्रेट अब वहाँ नहीं था और कुछ और चीजें भी पुरानी जगह से हट गई थी। ये सब देखकर उसे समझ आता है कि उसकी माँ और पापा के बीच का रिश्ता थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया था। शेंटिंग वेई को अपनी माँ की सैक्रिफाइसेस और उसके खुद के इमोशनल स्ट्रगल्स का एहसास होता है जब वो याद करता है कि माँ हमेशा अपने पति और बेटे के लिए अपने खुद के सपने सैक्रिफाइस करती रही थी। ये रियलाइजेशन उसके लिए बहुत गहरा होता है और वो पुरानी फैमिली यादों में खो जाता है। उसके दिमाग में पुरानी विशेस और मोमेंट्स आते हैं, जैसे जब वो अपने पापा के साथ फैमिली के लिए एक आइडियल लाइफ की चाह रखता था, पर अब उसकी जो रियलिटी थी वो अब उससे काफी अलग लगती है। शेंटिंग वेई अपने फिजिकल पेन को फील करता है और अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल करता है। उसका फोन चेक करते वक्त वो पुरानी मिस्ड कॉल और मैसेजेस देखता है जो उसने लियान जुए को दूसरे वर्ल्ड में कांटेक्ट करने की कोशिश में किए थे। लियान जुए को वो बहुत मिस करता है और कुछ और चीजों का भी उसे रिग्रेट होता है। अब आगे तो वो बंदा जो बाइक से उसके सामने अचानक से आ गया था, उस लड़के का बाइक से कंट्रोल निकल गया था और जैसे ही वो शेंटिंग वेई को पास हुआ तो उसके बाइक का हैंडल बार सीधा शेंटिंग वेई के आर्म से टकरा गया। किस्मत अच्छी थी कि शेंटिंग वेई ने एक थिक कोट पहना हुआ था, वरना चोट तो उसे पक्का लगती। पर इनर्शिया का असर तो हुआ। शेंटिंग वेई के पैर जो ऑलरेडी कमजोर थे और इस पर उससे टक्कर भी लग गई थी, ये सब उसके लिए कुछ ज्यादा ही था। उसने अले के रफ ब्रिक वॉल का सहारा लिया और किसी तरह खुद को गिरने से बचाया, लेकिन उसका दिमाग जो पहले से ही हल्का सा चक्कर खा रहा था अब और ज्यादा स्पिन करने लगा। देखने में सब कुछ उसे उल्टा पुल्टा लग रहा था, जैसे नजर के सामने सब घूम रहा हो, ऊपर नीचे राउंड राउंड। उसके पेट में भी अब एक वियर्ड सी फीलिंग हुई और नौशिया का एक तीखा झटका आया। वो मोमेंट जब लगता है कि बस अब उल्टी होने ही वाली है। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली, सांस अंदर खींची और वॉल का सपोर्ट लेके वहीं खड़ा रहा, होपिंग कि ये डिजीनेस और गैगिंग की फीलिंग थोड़ी देर में निकल जाए। उसके लिए हर एक सेकेंड काफी हैवी लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा था कि बस अभी गिरना नहीं है। शेंटिंग वेई ने अपने सफेद पड़ चुके होठ थोड़े से कस के बाइट किए, हाथ से अपने पेट को सहलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला ही होता जा रहा था, जैसे वो नैरो अले जहां वो बार बार गुजरा था अपने पुराने टाइम में अचानक से जिसे बदल गया हो, या फिर उसे दो दो इमेजेस दिख रही हो, एक असली और एक कुछ और। उसने जोर से आंखों को झपकाया, पर फिर भी उसे सब कुछ हिलता ही दिख रहा था। अले स्वे कर रही थी, जैसे खुद उसकी होश में कुछ बचा ही नहीं हो। उसके हाथ जो अब वाइट पड़ गए थे प्रेशर से, फिर भी उसने उस वॉल के लाल ब्रिक्स को टाइटली पकड़ के रखा था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और टिक के अपनी सांस को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की और सोचने लगा, मुझे लगता है अब वॉन्टन शॉप तो छोड़ो, अब सीधा हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तभी साइकिल से एक चीखती हुई ब्रेक्स की आवाज आई और वो बाइक फाइनली रुक गई। दूर से उस लड़की की आवाज आई, आई एम सॉरी, क्या आप ठीक हो? और फिर सब कुछ चुप हो गया, सब साइलेंट हो गया। उस खामोशी में शेंटिंग वेई के दिमाग में एक अजीब सी बैकग्राउंड नॉइज घूमने लगी, जैसे कोई दूर से बात कर रहा हो, कहीं से म्यूजिक आ रहा हो, कुछ फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहे थे, पर सब कुछ डिस्टॉर्टेड था, मिक्स्ड अप था, एक चाहोटिक मुश्किल नॉइज बन गया था। उसकी पूरी कॉन्शियसनेस उस मोमेंट में डूब गई। सिर्फ एक चीज उसके कान में धुंधली सी सुनाई दी कि वो लड़का चिल्ला रहा था, क्या तुम ठीक हो? शेंटिंग वेई सच में कहना चाहता था कि मैं ठीक हूँ, प्लीज मत घबराओ, पर उसका मुंह ही नहीं खुला। वो लड़का जो रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था घबरा गया और अपनी बाइक छोड़ के सीधा अंधेरे अले में ही भाग गया। पर जब वो लगभग एंड तक पहुंच गया, उसके स्टेप्स धीरे हो गए। वो रुक के कंफ्यूज नजर से उस अले को देखता रहा, जहां अब कोई था ही नहीं। हाँ, वो बंदा कहाँ गया?
इतनी जल्दी गायब हो गया? ब्रदर, ब्रदर, आर यू ओके ब्रदर? एक क्लियर, थोड़ी चाइल्डिश सी आवाज फिर से उसके सामने से आई। शेंटिंग वई ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसका सर चकराना थोड़ा कम होने लगा, उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर इधर उधर देखा। पर सामने जो साइकिल चला रहा वाला लड़का था वो अब गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, कैंगटोंग से भी छोटा, एकदम टॉडलर लग रहा था, 3-4 साल का। शेंटिंग वई ने झुककर उस बच्चे को देखा, आंखों में ब्लैंक एक्सप्रेशन लिए। वो छोटा लड़का बिल्कुल भी स्ट्रेंजर से नहीं घबरा रहा था। उसके गाल में एक कैंडी बॉल दबी हुई थी और वो सीधा शेंटिंग वई के पेट की तरफ उंगली करते हुए बोला, भैया आपका पेट तो मेरे पापा से भी ज्यादा मोटा है। शेंटिंग वई उसे ब्लैंकली देखते रहा, पर उसके हाथों के पीछे का वॉल जो पहले रफ था वो अब हल्का सा स्मूथ महसूस हो रहा था उसे। ये चेंज फील करते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने तेज नजर उठाई और देखा कि सामने वाली वॉल अब अनइवन वाइट टाइल्स लगे हुए थे। दूर से एक शॉपिंग मॉल का सॉफ्ट और सूदिंग म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था। कुछ लोग उस गली के सामने से जल्दी जल्दी गुजरते जा रहे थे। थोड़े से कदम दूर एक छोटी फूड स्टॉल के स्पीकर की भी आवाज आ रही थी। और तभी शेंटिंग वई रो ही पड़ा। वो वापस आ गया था। वो छोटा लड़का थोड़ा घबरा गया कि उसके सामने खड़ा बड़ा भैया इतने अचानक इतने जोर से रो क्यों रहा है। उसने थोड़े पैनिक में पूछा, भैया आप रो क्यों रहे हो? शेंटिंग वई ने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, अपने स्लीव से आंखों को जोर से पोंछा, पर आंसुओं के बादल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने बच्चे को कहना चाहा कि मैं ठीक हूँ, पर मुंह खुला तो सिर्फ रोने की ही आवाज निकली। उसने अपना फोन उठाया जो उसके हाथ में ही था अब तक, और कोशिश करता है एक नंबर डायल करने की, पर उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो बार बार गलत नंबर दबाता था, जिससे स्क्रीन पे इनकरेक्ट पासवर्ड का प्रॉम्प्ट बार बार फ्लैश होता है। फाइनली जब फोन अनलॉक होता है तो उसके मुंह से एक और साइलेंट ठोकर गिरती है। फोन का सिग्नल बार बिल्कुल ब्लैंक था, नो सर्विस। शायद इसमें उसके दूसरे वर्ल्ड का सिम कार्ड था ना। वो छोटा बच्चा शायद समझ गया था कि शेंटिंग वई किसी को कॉल करना चाहता है, इसीलिए उसने अपने स्लीव्स ऊपर किए और अपनी छोटी सी कलाई उसके सामने कर दी और बोला, मेरे फोन वॉच से कर लो, देखो रोना बंद कर दो। शेंटिंग वई ने अपनी वॉइस का कांपना छुपाने की कोशिश की और जल्दी से उस बच्चे का शुक्रिया अदा किया। फिर जल्दी से झुककर उस छोटी स्क्रीन तक हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके आंसू उसके चिन से टपक कर सीधा उस वॉच स्क्रीन पर ही गिर रहे थे। उस बच्चे ने बिना कुछ बोले कैजुअली अपने शर्ट से स्क्रीन को साफ किया और दोबारा अपना हाथ उसके सामने लिया। शेंटिंग वई का हाथ अभी भी कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने वो फोन नंबर जो उसे बिल्कुल रटा हुआ था टाइप किया, एक आखिरी उम्मीद के साथ। फोन सिर्फ एक बार रिंग करता है और तुरंत ही दूसरी तरफ से उठा भी लिया जाता है। दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, वो आवाज जो कभी बहुत अपनी सी लगती थी पर आज काफी भूतिया सी लग रही थी, भारी और थोड़ी सी छुपी हुई लग रही थी। लियांजुए बोला, हेलो, कौन है? शेंटिंग वई ने बड़ी मुश्किल से अपने गले से एक साउंड निकाला, बोला, लियांजुए, और उसके साथ ही उसकी आवाज फूल गई, जिससे उसकी आवाज और ज्यादा हैवी हो गई, जैसे हर लफ्ज के पीछे दर्द छुपा हो। बोला, मैं घर आना चाहता हूँ। और फिर उसने थोड़ा रुक के पूछा, एक ऐसी हालत में जहाँ उसकी हर ब्रेथ एक अपील थी, एक रिक्वेस्ट थी। बोला, लियांजुए, तुम मुझे लेने कब आओगे? जिस पल लियांजुए ने वो फोन उठाया था, उस पल से लेके अब तक जैसे हजारों थॉट्स, हजारों अजम्पशंस उसके दिमाग में एक साथ रेस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शेंटिंग वई की वो लाइन उसके कानों में गूंजी कि लियांजुए, तुम मुझे लेने कब आओगे, तब सब कुछ एकदम फ्रीज हो गया। उसके हर थॉट एक ही जगह पर रुक गए। उसने बिना कुछ सोचे समझे चाबी उठाई और सीधा घर से भाग निकला। पीछे से कैंगटोंग कुछ पूछने के लिए दौड़ के आया, लेकिन लियांजुए के पास उस वक्त कोई एक्सप्लेनेशन देने का टाइम ही नहीं था। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सालों से चलती आई शांति, उसका काम परसोना सब एक इल्यूजन था,
जैसे उसके अंदर का असली लियान जुए अब जाग गया हो, क्योंकि शेंटिंग वही अभी भी उसके लिए वेट कर रहा था, उससे बस कुछ ही दूर। वो कितनी बार रेड लाइट तोड़ने की सोच तक गया, लेकिन हर बार खुद को ये कह के रोका कि शेंटिंग वही वहां खड़ा है और वो उसका वेट कर रहा है। हर ट्रैफिक सिग्नल उसके लिए एक इंतजार था, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती वो उस रास्ते की मैक्सिमम स्पीड से कार चला के निकल पड़ता। उस लड़के ने जो एड्रेस बताया था, लियान जुबे बस वही सुनता जा रहा था। पर ये रीयूनियन किसी शांत मिलन जैसे नहीं था, ये एक जलती हुई रिडेम्पशन थी। उसका दिल, उसके इमोशंस, उसके हर स्टेप में एक अर्जेंसी थी। लियान जुबे बस एक ही चीज सोच रहा था कि मुझे उस तक पहुंचना है, मुझे बस उसे बचा लेना है, उसे भी और खुद को भी। उसने अपनी कार एक क्राउडेड स्ट्रीट के कोने पे नो पार्किंग जोन में जोर से ब्रेक मार के रोकी और बिना किसी हेसिटेशन के उस नैरो अले के अंदर घुस गया, जो शायद पहली नजर में किसी को दिखे भी ना। गली के ऊपर जो पुरानी येलो लाइट्स थी, उसका हल्का सा ग्लो उन पत्थर भरे रास्ते पर फैल रहा था। उसकी दौड़ जो पहले पैनिक भरी थी, अब धीरे धीरे हैवी हो गई थी, और फिर उसके कदम रुक गए। उस लाइट और शैडो के बीच, उस नैरो सी गली के अंदर, वहां खड़ा था शेंटिंग वही, थोड़ा शांत, थोड़ा थका हुआ, पर अभी भी वही जैसा था वैसा ही। वो एक्साइटमेंट जो पूरी दुनिया में थी, उस अले में जीरो थी। वहां सिर्फ एक हल्का सा शैडो था, और उसके नीचे खड़ा था उसका सब कुछ। लियान जुए के हर कदम में एक बेचैनी थी, पर फिर भी वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उन 2 दिनों की छोटी सी गायब हो जाने वाली कहानी ने उसका कुछ सालों का वक्त छीन लिया हो। और अब जब वो फाइनली शेंटिंग वही के सामने था, तो उसका हर पल उसे ऑकवर्ड लग रहा था। उसे अपना ही प्यार उसके लिए थोड़ा अनफैमिलियर लग रहा था। उसने पूरी कोशिश की कि वो अपनी तेजी से धड़कती हार्ट बीट को थोड़ा कंट्रोल कर सके। अंधेरे में उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों का पूरा फोकस था उस सेल्यूलेट पर, जो पतले थके हुए इंसान पे, जो अंधेरे में छुपा खड़ा था। जैसे अगर उसने ज्यादा देर आंखें न मिलाई तो शेंटिंग वही फिर से उसकी नजरों से कहीं गायब ही हो जाएगा। फिर उसने फाइनली बोला, उसे पकड़ते हुए एक बहुत ही भारी और कांपती आवाज में, मैं आ गया हूँ तुम्हें घर ले जाने। वो सिंपल लाइन थी, लेकिन शेंटिंग वही के आंखों में उसमें सारी दुनिया भर के इमोशंस भर दिए थे। उसकी आंखों में रात के अंधेरे के बीच जैसे एक लाइट चमक गई। उसने अपनी आंखें झपकाई, जैसे उसकी पलकें भी आंसुओं का बोझ नहीं संभाल पा रही हो। लेकिन वो था, वो सच में लियान जुए ही था। लियान जुए ने जैसे ही देखा कि शेंटिंग वही के पास ऑलरेडी कोट है, तो उसने अपना कोट उतारने का मूवमेंट रोक दिया। फिर उसने अपने हाथों से उसके गालों के आंसुओं को साफ किया। उसकी उंगलियों ने जब उस ठंडे गीले गाल को छुआ, तो जैसे एक सपना हकीकत बन गया। उसने शेंटिंग वही का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा, धीरे से झुक के उसके रेड और भीगे हुए आंखों पर एक सॉफ्ट सा किस दिया। शेंटिंग वही की हर एक सांस उसके चेहरे पे लग रही थी। उसके हर एक हल्के टच में भी इतना इमोशन था, इतनी यादें थी, इतना प्यार था। और लियान जुए के पास भी तो कहने और पूछने को बहुत कुछ था। उसका दिल कह रहा था कि वो पूछे कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं और कैंगटोंग तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन उसने सिर्फ एक बात बोली, और वो भी एक कांपती, ट्रेम्बल होती आवाज में, एक छोटी सी किस के बाद, कि मैं तुम्हारे सारे बर्थडेज पे तुम्हारे साथ रहूंगा। शेंटिंग वही ने बस हल्का सा सर हिला दिया। उसकी आवाज भी उतनी ही भारी थी जितनी की लियान जुए की थी, लेकिन उसमें एक तसल्ली थी। वो बोला, ठीक है, हो सकता है कि शेंटिंग वही अब सच में थक गया हो। उसने अपनी बॉडी का सारा स्ट्रेस छोड़ दिया। जैसे ही लियान जुए उसके सामने आया, उसकी बाहों में चिपक गया, जैसे अब कभी अलग नहीं होगा। लियान जुए ने उसका कोट थोड़ा और टाइट किया और ध्यान से उसके लोअर एब्डोमेन को ढक दिया। और जब वो उसे संभालते हुए उसे कार तक ले जा रहा था, उस वक्त उसके दिमाग में फ्लैश हुआ वो मोमेंट जब पहली बार उसने शेंटिंग वही को देखा था।
वो कहीं से अचानक उसके सामने आ गया था। आज भी वो उसी बेहाल सी हालत में था। आंखों के नीचे देखते हुए शेंटिंग वई ने एक बहुत ही लो और टूटी सी आवाज में कहा, चलो घर चलते हैं। शोर मस्ती ट्रैफिक के बीच उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन लियांजुए के दिल में सीधा जाके लगी। पहली बार जब वो उससे मिला था तो उसने उसके साथ बहुत बेवकूफ और बस्ती भरे काम किए थे। उस वक्त लियांजुए कंफ्यूजन में था, डाउट से भरा हुआ था। पर जब उस वक्त शेंटिंग वई ने उससे पूछा था कि क्या तुम मुझे घर ले जा सकते हो, तब भी उसकी आंखों में वही दर्द था, वही थकान थी। पर आज उस वक्त से सब कुछ अलग था। आज उसके दिल में उस रेस्क्यू वाली ठंडक नहीं थी। आज उसके दिल में बहुत सारी सॉफ्टनेस थी, थोड़ी सी चुभन भी, थोड़ा गिल्ट भी था, पर पूरी तरह से प्यार भरा था। पहले जो सिर्फ फैक्ट्स पे अटका रहता था कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि तुम बस ठीक रहो और मेरे साथ रहो। चाहे शेंटिंग वई कुछ भी कह दे, चाहे वो स्टूपिड या चाइल्डिश हरकतें कर ले, पर जब तक वो सेफ है, जब तक वो पास है, तब तक लियांजुए के लिए सब कुछ ठीक है। लियांजुए ने कार का रियर डोर खोला, उसे संभाल के अंदर बिठाया और फिर बिना सोचे समझे खुद भी दूसरी तरफ से जाकर टाइट उसके साथ ही चिपक कर बैठ गया। शेंटिंग वई ने हल्का सा उसकी तरफ देखा और लियांजुए ने ड्राइवर को फोन किया। उसका टोन काम जरूर था, लेकिन उसमें अर्जेंसी क्लियरली सुनाई दे सकती थी। एड्रेस भेज रहा हूँ, जल्दी आओ प्लीज। एक साइड पे बैठा हुआ लियांजुए, दूसरी साइड पर शेंटिंग वई। दोनों के बीच की दूरी अब 0 थी, पर उस बीच जितने भी इमोशंस, गिल्ट और साइलेंस का प्रेशर था, वो अब स्लोली डिसॉल्व हो रहा था। एक ही चीज रह गई थी कि घर जाना है, वो भी साथ में। शेंटिंग वई चुपचाप लियांजुए की टाइट जॉ लाइन और टेंस मसल को देख रहा था, उसके बाजू की हर एक लाइन जिसे वो क्लियरली फील कर सकता था। वो हल्का सा हाथ बढ़ाकर उसके बाजू को टच करना चाहता था, शायद रिलैक्स करने के लिए, पर जैसे ही हाथ उठाया, लियांजुए ने तुरंत उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों के इमोशंस को शेंटिंग वई ने बिना कुछ बोले समझ लिया था कि शांत रहो, अब मैं हूँ ना। लियांजुए ने उसका हाथ दोनों हाथों में दबा कर रखा, फिर फोन पे ड्राइवर को कामली बताया, साउथ साइड, डॉक्टर को तुरंत भेजो। फोन कट करते ही उसने दूसरी तरफ देखा, पूरे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। फिर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? लियांजुए एकदम अलर्ट था, जिसे अभी भी उसे डर लग रहा हो कि कहीं शेंटिंग वई फिर से कहीं ना चला जाए। शेंटिंग वई ने अपने पकड़े हुए हाथ को देखा, फिर लियांजुए की ओवर प्रोटेक्टिव और कॉन्शियस नेचर पे हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें अभी भी रोने के बाद रेड और पफ थी, लेकिन उसने हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, मुझे ना भूख लगी है। उसने और थोड़ा ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश की, जो वो सिर्फ अपनी माँ के सामने करता था। फिर थोड़ा नखरे वाले टोन में बोला, 2 दिन से ना मैंने कुछ नहीं खाया, बेबी भी भूखा है। लियांजुए एक सेकंड के लिए रुका। क्लियर कंफ्यूजन और पैनिक उसके फेस पे था। ऐसे लगा जैसे पूरी दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करने होंगे उसके लिए। उसने तुरंत कार के विंडो से बाहर देखा। एक पिज्जा शॉप अभी भी खुली थी, जो बस क्लोज ही होने वाली थी, लेकिन बाहर लाइन छोटी थी। उसने कहा, रुको यही। फिर कार का डोर खोला, बाहर निकला और कार बंद करते वक्त वापस फर्मली रिपीट किया, यही वेट करना। शेंटिंग वई ने उसकी आंखों में देखा, सॉफ्ट सा स्माइल दिया और ओबीडियंटली सर हिला दिया। फिर उसने देखा कि लियांजुए रोड क्रॉस करके पिज्जा शॉप के काउंटर पे गया। लाइट बॉक्स ऑलरेडी ऑफ था, मतलब वो क्लोजिंग टाइम ही था। फिर भी लियांजुए ने स्टॉप से कुछ बोला, उन्होंने शायद हाँ कर दिया था। अगले ही मोमेंट उसने बिना देखे अपना वॉलेट से कुछ नोट निकाले और काउंटर पे रख दिए। मतलब इतनी अर्जेंसी थी उसके एक्शंस में। लियांजुए शायद इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी ये ऑकवर्ड, अर्जेंट और स्लाइटली क्लमजी वे शेंटिंग वई के दिल में बस गई। पिछले कुछ दिनों का सारा पेन जैसे एक ही पल के लिए हल्की सी वार्मथ में बदल गया। वो वार्मथ जिसका नाम था कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। शेंटिंग वई ने पिज्जा का गरम गरम कॉर्नर काट के मुंह में डाला और लियांजुए के थके हारे चेहरे को देखते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग हुई।
थोड़ा सा दुख तो हुआ, फिर थोड़ा सुकून भी मिला, जैसे तुम्हारे जैसा ही उसने भी अच्छा वक्त नहीं गुजारा था। वो थकान जो लियान जुए छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो शेंटिंग वेई से छुप नहीं रही थी, लेकिन उसी के साथ एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा रिलीफ भी था, जैसे उसकी वैल्यू किसी और के लिए और भी ज्यादा हो गई थी। उसने पिज्जा के क्रिस्पी एज को चबाते हुए लियान जुए की थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी को देखा और कैजुअली बोला, तुम्हारी दाढ़ी आ गई है। लियान जुए ने भी सीधा जवाब दिया, हाँ। फिर थोड़ा पॉज करके बोला, घर जाके शेव कर लूंगा। शेंटिंग वेई की आंखों में हल्का सा मजाक था, अच्छी लग रही है वैसे, बस अभी शेव कर लो, पर जब बूढ़े हो जाओ ना तब वापस रख लेना। लियान जुए ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ठीक है। शेंटिंग वेई ने थोड़ा नखरे से बोला, पर मेरे बालों को मत काटना, अभी मुझे लंबे बाल रखने का ही मूड है। लियान जुए ने भी तुरंत उसकी बात कैच कर ली और बोला, ठीक है तो और थोड़ा बढ़ने दो, फिर काट लेना। शेंटिंग वेई उसे कुछ देर तक देखता रहा था, सॉफ्ट सी स्माइल के साथ। उसने अपना हाथ वापस नहीं लिया, बस आराम से उसके हाथ से वो गरम वाला ड्रिंक लिया और एक सिप लिया। फिर एटमॉस्फेयर हल्का बनाने के लिए कैजुअली बोला, वैसे मैं भी थोड़ा तुम जैसा हो गया हूँ, सूट नहीं करता। लियान जुए थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। उसने पूछा, क्या? शेंटिंग वेई ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी सी बिटर स्माइल के साथ बोला, बस जो मैं बोलूं तुम हाँ कर देते हो, कुछ पूछूं तो सीधा जवाब भी दे देते हो। अजीब लगता है, जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी ही खराब हो गई हो। लियान जुए उसकी बात पे हल्का सा हंसा, माउथ स्माइल नहीं कर रहा था, लेकिन आंखों में एक सॉफ्ट सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने पूछा, तो मैं पहले कैसा था? शेंटिंग वेई ने थोड़ा सोचने का नाटक किया, फिर मजाक में बोला, कोल्ड थे, हार्टलेस भी थे। फिर थोड़ा और ड्रामेटिक होके बोला, जालिम भी थे। लियान जुए को उससे ऐसे लफ्ज सुनने की उम्मीद नहीं थी। उसने थोड़ा सा आईब्रो उठाया, जैसे थोड़ा ऑफेंडेड फील कर रहा हो, और फिर एक हल्का सा नाराजगी वाला एक्सप्रेशन बनाया। फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया, बस इतना ही साइलेंट प्रोटेस्ट किया। शेंटिंग वेई उसके मैं नाराज हूँ बट मैं बोलूंगा नहीं वाले एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुरा दिया। उसने मजाक में उसकी स्लीव खींची और बोला, तुम कभी कभी ना काफी बचपना दिखाते हो, पता है। लेकिन सच ये था कि शेंटिंग वेई सच में बहुत भूखा था। ड्राइवर के आने के पहले ही उसने दोनों पिज्जा खत्म कर दिए थे, बड़े तमीज से, लेकिन फुल स्पीड में। पेट भरते ही उसका एनर्जी लेवल अब नीचे आ गया था, मतलब वो सुस्त हो गया था। वो धीरे से लियान जुए के शोल्डर पर टिक गया। उसकी आंखों में अब नींद उतरने लगी थी और उसका चेहरा फाइनली शांत नजर आने लगा था, जैसे अब उसके पास थोड़ा सुकून वापस आ गया हो। ड्राइवर साइलेंटली अपनी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। बीच रात के समय रोड खाली थी और सब कुछ शांत था। शेंटिंग वेई ने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि लियान जुए के पास से आने वाली गर्म सांस और उसकी बॉडी का हल्का सा टेम्परेचर उसकी ब्रीदिंग अब थोड़ी स्टेडी कर गया था और वो थोड़ा रिलैक्स भी हो गया था। शायद पहली बार सच में वो थोड़ा सेफ महसूस कर रहा था। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, लियान जुए। लियान जुए ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो उसका चिन हल्का सा शेंटिंग वेई के हेड बैंडेज से टच हो गया और वो बोला, क्या हुआ? थोड़ी देर चुप रहकर शेंटिंग वेई ने बहुत हल्की आवाज में कहा, मेरे पास अब घर नहीं रहा। 1 सेकंड भी नहीं लगा। बिना किसी हेसिटेशन के लियान जुए ने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और नरमी से कहा, मैं दे दूंगा। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक साफ वादा था। वो बोला, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। जैसे ही कार ने सदर्न सबर्ब के एक विला के अंदर एंटर किया, शेंटिंग वेई ने नींद से अपनी आंखें खोली। कार के विंडो के बाहर देखा, एक अंधेरा कोर्टयार्ड शांत रात की चादर में लिपटा हुआ। 1 सेकेंड के लिए उसका मन भी ब्लैंक सा हो गया। ये घर तो वही था जहाँ वो रहता था। गार्डन भी वैसा ही मेंटेन था जैसे पहले हुआ करता था। लगता था जैसे कोई अब भी रेगुलर उसकी देखभाल करता हो। उसने सोचा, शायद कोई और यहाँ रह रहा है अब। उसके चेहरे पर एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगी, लेकिन लियान जुए ने तुरंत उसका हाथ हल्के से दबाया, जैसे उसके मन के थॉट्स को उसने सीधा पढ़ लिया हो।
फिर उसने सॉफ्ट वॉइस में पूछा, तुम्हें यहाँ पसंद है? शेंटिंग वेई ने कैजुअली कहा, ठीक है, कहीं भी चलेगा। तभी कार ने कोर्टयार्ड में टर्न ले लिया और रुक गई। शेंटिंग वेई एकदम से कंफ्यूज हो गया। समझ नहीं आया कि इतनी रात को लियान जुवे उसे यहाँ क्यों लेके आया है। जैसे ही लियान जुवे उसे कार से उतारने लगा, शेंटिंग वेई ने जल्दी से उसका स्लीव पकड़ा और पूछा, क्या कुछ रह गया है यहाँ? चलो कल आ जाते हैं ना, रात को ऐसे किसी को ऐसे डिस्टर्ब करना थोड़ा रूड लगता है। पर लियान जुवे ने सिर्फ उसका हाथ अपने पाम में ले लिया और उसे सिर्फ एक रीअश्योरेंस वाली लुक दी, बिना कुछ जवाब दिए। और तभी जिसे सब कुछ क्लिक हुआ। लियान जुवे ने गेट पे अपना फिंगरप्रिंट लगाया और डोर भी खुल गया। शेंटिंग वेई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या ये घर बेचा नहीं था तुमने? लियान जुवे ने भी कामली जवाब दिया, हाँ, और लाइट ऑन करके उसे अंदर ले आया। हाथ से शोल्डर को सपोर्ट दिया और शू कैबिनेट से नई स्लीपर्स निकाल के उसके पैरों के पास रखे और बोला, ये घर थोड़ा बड़ा है, बाद में तुम्हारे लिए इजी होगा इधर उधर घूमने में। शेंटिंग वेई थोड़ा ब्लैंक हो गया। मूव अराउंड लेटर का क्या मतलब था? लेकिन जैसे ही उसने अंदर रिनोवेटेड इंटीरियर्स देखे, जिसकी एक एक डिटेल केयरफुली तैयार की गई थी, तब उसे समझ आया कि लियान जुवे का लेटर का क्या मतलब था। उसका मतलब था जब वो दोनों एक बच्चा संभाल रहे होंगे। शेंटिंग वेई को हमेशा लगता था कि ये घर कुछ ज्यादा ही सुनसान है, जैसे अंदर जाते ही एक अजीब सा अनईजी फीलिंग होती है। लेकिन अब ये वही जगह थी, लेकिन बिल्कुल अलग। पहले जो ग्रे वाइट का मिनिमलिस्टिक सा सेटअप था, अब उसकी जगह एक सॉफ्ट एलिगेंट यूरोपियन पेस्टोरियल स्टाइल ने ले ली थी। हर फर्नीचर, हर डेकोरेशन में वार्म थी। पर जब लियान जुवे ने एक एक स्विच ऑन किया तो पूरे घर में एक नरम गोल्डन सी रोशनी फैल गई। वो कोल्ड मैंशन अब एक वार्म कोजी होम बन गया था। सेकेंड फ्लोर पे चिल्ड्रंस रूम और एक्टिविटी रूम डिजाइन किया गया है। लियान जुवे ने वही फेमिलियर सीरियस टोन में बोला, जैसे बस रिजल्ट बता रहा हो। तुम्हें घर कैसा चाहिए? अगर पसंद नहीं हो तो चेंज करवा देंगे। शेंटिंग वेई थोड़ी देर तक बस उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से आंखों में सॉफ्टनेस के साथ बोला, ये अच्छा है, सच में ये परफेक्ट है। लियान जुवे उसे सेकंड फ्लोर ले गया। हर कॉर्नर, हर लेआउट उसे कामली एक्सप्लेन किया, जैसे उसने बार बार अपने दिमाग में ये प्लान विजुअलाइज किया हो। और उस वक्त शेंटिंग वेई के दिल में एक अजीब सा थॉट आया, क्या लियान जुवे ने बहुत पहले से सोच लिया था कि वो मेरे साथ एक फैमिली बनाएगा? इस सोच ने उसका दिल पिघला दिया। उसने अपना हाथ धीरे से लियान जुवे के हाथ में और टाइट कर लिया। लियान जुवे का वॉइस एक सेकंड के लिए रुका। उसने साइड में मुड़कर पूछा, क्या हुआ? उसकी आंखों में गहरा इमोशन था जो छुप नहीं रहा था। शेंटिंग वेई ने जवाब नहीं दिया, बस सीधा जाके उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस कर दिया। उनके पीछे लाइट ग्रीन वॉल वाला चिल्ड्रंस का रूम था और बीच में सिर्फ उनकी सांसें थी। लियान जुवे ने तुरंत उसका फेस अपने दोनों हाथों में ले लिया, उंगलियों से उसकी गर्दन के बैक को जेंटली प्रेस करता रहा और एक लॉन्ग डीप किस दिया। शेंटिंग वेई का लोअर बैक एक सॉफ्ट एज डेक से टच हो गया और उस किस के बीच में उसका फेरोमोन रिलीज हो गया, एक स्वीट जूसी वाइन जैसा सेंट जो उन दोनों के बीच के सालों के प्यार, लॉन्गिंग और सॉफ्टनेस को एयर में घोल रहा था। उस किस के बाद शेंटिंग वेई ने अपना चिन रब किया। लियान जुवे के थोड़े से स्टफ्ड जॉ पर एक टिकलिश वार्म मोमेंट था। लियान जुवे ने उसे कुछ देर तक ऐसा करने दिया, फिर थोड़ा सा स्माइल छुपाते हुए उसका चाइल्डिश रब रोक दिया और बोला, ओके ओके, अब बस करो। डॉक्टर थोड़ी ही देर बाद पहुंच गया था जब वो दोनों ऊपर से नीचे आ रहे थे। जैसे ही उसकी नजर शेंटिंग वेई पर पड़ी जो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा था, उसके चेहरे पर एक रिस्ट्रेन्ड एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी। डॉक्टर ने बोला, थोड़ा इमोशनली, आपने तो हमें इन 2 दिनों में डरा ही दिया था। सब लोग टेंशन में थे और लियान जुवे को तो ऐसे मैंने कभी। उसका सेंटेंस के बीच में ही लियान जुवे ने थोड़ा ठंडा सा एक्सप्रेशन दे के उसकी बात काट दी और बोला, पहले उसका चेकअप तो कर लो। डॉक्टर ने शेंटिंग वेई का फिजिकल एग्जामिनेशन काफी डिटेल में किया, वाउंड का कंडीशन भी चेक किया, सूचर्स भी रिमूव किए और ड्रेसिंग्स भी चेंज कर दी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बोला,
रिकवरी काफी अच्छी हो रही है, बस हल्का कंकशन अभी भी है, तो डिजीनेस और नॉशिया नॉर्मल है। ज्यादा रेस्ट चाहिए, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन रात काफी हो चुकी थी और वो विला नया रिनोवेट हुआ था। प्रेगनेंसी के इस टाइम पे वहाँ रहना कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए दोनों ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुके और ड्राइवर को बुलाकर वापस अपने सिटी वाले घर चले गए। आज रात कैंगटोंग ने घर पर कुछ अनयूजुअल बिहेव किया। आज रात को वो रूल्स तोड़ के 9 बजे के बाद भी अपने रूम में सोने नहीं गया। शायद उसे थोड़ा अंदाजा लग गया था लियान जुए के सडन रश से। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, कैंगटोंग ने बिल्ली को गोद में उठाया, सोफे से एकदम खड़ा हो गया, क्लियरली जैसे वो वेट कर रहा हो। जैसे ही शेंटिंग वई ने घर में कदम रखा, कैंगटोंग का सब्र का बांध ही टूट गया। इतने दिनों से अंदर दबाए इमोशंस और डर सब एक ही पल में जैसे फूट पड़े। उसने कैट को क्वाइटली नीचे रख दिया और कॉफी टेबल पे रखा हुआ फुल ब्लूम में खिलता हुआ जास्मिन का छोटा सा पॉट उठा लिया। तब तक शेंटिंग वई ने भी स्लिपर्स पहन लिए थे और वो सीधा उसके सामने खड़ा था। कैंगटोंग की आंखों में आंसुओं की लाली थी और उसकी आवाज भी थोड़ी सी थरथरा रही थी। वो बोला, देखो ये सब खिल रहे हैं, तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आए? रोज मैं पानी भी देता था इस छोटे से जास्मिन को, क्लासरूम के विंडो सिल में धूप में भी रखता था और 2 दिन पहले ये खिल गया। मुझे डर था कि तुम देख ही नहीं पाओगे, तो मैंने फोटो भी खींच के रखा है तुम्हारे लिए। शेंटिंग वई की आंखों में भी आंसू आ गए जैसे ही उसने कैंगटोंग को अपने गले लगा लिया। कैंगटोंग का तो वो मजबूरी वाला स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन शेंटिंग वई के सामने जैसे पूरी तरह से गिर गया। वो धीरे से शेंटिंग वई के बेली के पास सर रख के रो दिया, जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई हो। उसकी आंसुओं ने शेंटिंग वई की शर्ट ही भिगा दी थी। वो बोला, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? ऐसे कैसे गायब हो गए थे? और फिर हिचकिचा के बोला, देखो मैंने मंथली एग्जाम में भी पूरे मार्क्स लाया है। शेंटिंग वई ने उसके बालों में हाथ फिराया, थोड़ा सा अपना गला क्लियर किया और प्यार भरी आवाज में कहा, अब तो मैं वापस आ गया हूँ ना, रोना बंद करो, तुम मेरे लिटिल मैन हो ना, स्टॉप क्राइंग। कैंगटोंग ने उसे और टाइटली हग किया और फिर एकदम इमोशनल टोन में बोला, वई तुम्हें दोबारा कहीं भागना अलाउड नहीं है। पर तभी लियान जुए, जो अब तक साइलेंट था, आगे बढ़कर शेंटिंग वई की कमर को पकड़ता है, हल्का सा प्रेशर डाल के उसे अपने पास खींचता है। फिर उसके कान के पास हस्कीली थोड़ा टीज करते हुए बोलता है, वई फ्यूचर में फिर से मत भाग जाना। वो डेलिबरेटली कैंगटोंग की टोन कॉपी कर रहा था, जैसे मजाक भी हो और कमिटमेंट भी। शेंटिंग वई का फेस और नेक एकदम अननेचुरल रेड हो गए थे। वो कैंगटोंग के इनोसेंट लॉन्गिंग एक्सप्रेशन से बचने के लिए अपनी नजरें चुरा लेता है, लेकिन फिर भी वो शाय बट सिंसियर टोन में दोनों से कहता है, ओके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देर रात हो चुकी थी, लेकिन घर का लिविंग रूम अनएक्सपेक्टेडली कोर्ट रूम वाइब दे रहा था। एक पेशेंट, एक बच्चा और एक इंसान जो पिछले पूरे हफ्ते ठीक से सोया भी नहीं था, सब सोफे पे बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठ के इंट्रोगेटिंग मोड में थे। तुम दोनों इतने सीरियस क्यों हो? शेंटिंग वई ने थोड़ा सा नेक को श्रिंक किया, जिसे दोनों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा हो। लियान जुए और कैंगटोंग दोनों की आंखों में आइस कोल्ड जजमेंट थी, जिससे वो थोड़ा सा सकुचा गया था। और वैसे भी कैंगटोंग की इमिटेशन स्किल कम नहीं थी। भलाई से बेबी फेस था उसका, लेकिन उसका सीरियस एक्सप्रेशन लियान जुए के जैसे ही होने लगा था, एकदम पापा मोड एक्टिवेटेड। कैंगटोंग ने लिप्स को टाइट प्रेस करते हुए ब्रोज को थोड़ा सा टेंस करते हुए पूछा, तुम 2 दिनों से कहाँ गायब थे? क्या तुम्हें पता है मैं और डैड दोनों तुम्हारे लिए कितने वरीड थे? शेंटिंग वई ने एक हाथ अपने बेली पे रखा, जैसे कोशिश कर रहा हो कि बेबी को भी इन्वॉल्व करके थोड़ी सिंपैथी मिल जाएगी। फिर बोला, मुझे पता है, आई मिस यू टू। बेबी ने भी डैड और अपने बड़े भाई को बहुत मिस किया। कैंगटोंग का हाथ थोड़ा सा पिघलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लियान जुए की तरफ देखा, जिसका एक्सप्रेशन अभी भी नो नॉनसेंस स्ट्रिक्ट डैड वाला था, तो उसने भी एक्टिंग में वापस जम कर लिया। बी ऑनेस्ट, लियान जुए ने ऑर्डर करते हुए कहा, फुल इंट्रोगेटर वाली एनर्जी में। शेंटिंग वई दोनों के आंखों के बीच पैनिक कर गया।
फिर क्लासिक लेट्स स्टॉल दिस मूव मार दिया और बोला वेल मुझे थोड़ी प्यास लगी है। कैंगटोंग तो सीधा इमोशनल डैमेज ले गया। उसने तुरंत रिएक्शन दिया और उठ खड़ा हुआ और पूछा अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूध ला दूं? बस उसी मोमेंट पे लियान जुए ने कैंगटोंग का हाथ पकड़ लिया और बोला तुम बैठे रहो। फिर कोल्ड टोन में थोड़ा सा ब्रो का कॉन्ट्रैक्शन और एक डायरेक्ट स्टेयर शेंटिंग वेई की तरफ मारते हुए बोला बोलो कहाँ गए थे तुम? शेंटिंग वेई का थोड़ा हेसिटेशन विजिबल था। वो झूठ भी नहीं बोलना चाहता था और सच बताने में भी तुम लोग बिलीव नहीं करोगे वाली प्रॉब्लम थी। लंबी इनर वॉल के बाद उसने फाइनली मेंटली व्हाइट फ्लैग उठा लिया और सीधा आंखों में देख के बोला ठीक है मैं टाइम ट्रैवल कर गया था। लियान जुए का ब्रो डीप फ्रोन में चला गया था जिसे उसके माइंड में ऑलरेडी 1000 थॉट्स रेस कर रहे हों। कैंगटोंग ने लिटरली एनिमे स्टाइल आंखों को वाइड ओपन कर लिया जिससे एकदम वो शॉक में हो। शेंटिंग वेई थोड़ा बिटर सा स्माइल करते हुए बोला देखो एक्चुअली मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। लियान जुए क्वेश्चन मार्क, कैंगटोंग क्वेश्चन मार्क। शेंटिंग वेई थोड़ा सा पॉज लेकर कंटिन्यू करता है कुछ दिनों पहले मैं अपनी दुनिया में वापस चला गया था। लियान जुए और कैंगटोंग दोनों क्वेश्चन भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की नई लेवल की कंफ्यूजन्स अनलॉक हो गई थी। शेंटिंग वेई ने अपनी आंखें उठाई जो फिर से हल्की सी लाल हो गई थी उस मुश्किल मेमोरी के वेट की वजह से। फिर वो बोला पर अब मेरे पास सिर्फ तुम दोनों हो और ये बेबी। इस बार लियान जुए के लिप्स भी टाइट हो गए। उसकी आंखों में भी रेडनेस थी जैसे उसने जस्ट फील किया हो कि कितना कुछ मिस कर गया था वो और कितना कुछ वापस मिल गया है अब उसे। कैंगटोंग ने फाइनली अपना बच्चा वाला इनोसेंट लॉजिक लगाया और उससे पूछा वही वही तो क्या तुम एलियन हो? शेंटिंग वेई ने एक डीप सांस लिया। मुंह खोला ही था कि कुछ एक्सप्लेन करने का, लेकिन तभी लियान जुए ने बीच में ही उसकी बात कट कर दी। एकदम काम बट कमांडिंग टोन में बोला ओके ओके चलो ऊपर चलो सोने चलते हैं। इस तरह से उसने उस मोमेंट को प्रोटेक्ट कर लिया। ना डिनायल ना क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा जेंटल पॉज दिया सबके इमोशंस को सेटल करने के लिए। कैंगटोंग ने एक बार शेंटिंग वेई की तरफ देखा, फिर लियान जुए के सीरियस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश की और फिर तुरंत नॉड करके बोला अच्छा गुड नाइट और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे उसे भी पता चल गया हो कि अभी टाइम नहीं है पूरा साई-फाई ब्रेकडाउन करने का। लियान जुए ने शेंटिंग वेई के आंसुओं से भरे चेहरे को देखा और उसके टेम्पल स्लाइटली ट्विच हुए जैसे उसके ब्रेन का प्रोसेसर अब ओवर हीट हो गया हो। उसने अंदर ही अंदर एक डीप साई लिया। उसके माइंड में फ्लैश हुआ वो हॉस्पिटल वाला केस जहाँ एक पेशेंट कोमा से उठ के बोला था मैंने एक यूएफओ देखा था। वही वाला साइलेंस, वही वाला मेंटल टैप फिर से ओपन हो गया था। फिर कुछ सेकंड्स बाद लियान जुए शेंटिंग वेई की तरफ कुछ कदम चल के आया। सॉफ्टली उसे हग कर लिया जो अभी भी इमोशनल लॉस के फेस से बाहर नहीं आ पाया था और बोला ओके ओके अब ज्यादा मत सोचो, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद लियान जुए ने डॉक्टर को कामली रिपोर्ट किया कि आज उसने बोला कि वो किसी और टाइम और स्पेस से आया है। डॉक्टर ने नॉर्मल जैसे टोन में पूछा मिस्टर शेन का बिहेवियर यूजुअली नॉर्मल रहता है ना? लियान जुए ने कहा हाँ। डॉक्टर ने थोड़ा सोच के बोला ये कंडीशन रेयर है पर इम्पॉसिबल नहीं। सेम सवाल बार बार पूछो, हो सकता है कि एक दिन वो ठीक हो जाए। रात में नहाने के बाद लियान जुए ने बेड साइड ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकाला और प्यार से शेंटिंग वेई के कान के पीछे वाली रैश पे लगाया। रैश अब हील ही होने वाला था। ऑइंटमेंट लगाते लगाते लियान जुए ने सॉफ्टली पूछा तो तुम कहाँ गए थे? शेंटिंग वेई ने बिना पॉज के बोला मैं वापस अपने वर्ल्ड में ट्रैवल कर गया था। लियान जुए ने इस बार कोई रिएक्शन नहीं दिया, एक्सप्रेशन भी बिल्कुल नॉर्मल बनाए रखा जैसे ये रूटीन बन चुका हो। फिर सॉफ्टली बोला उसके बालों पे हाथ फिरा के बोला चलो ठीक है सो जाओ। शेंटिंग वेई ने उसका हाथ गुस्से से हटा दिया। बोला तुम विश्वास ही नहीं करते हो, फिर बार बार पूछते ही क्यों हो? लियान जुए ने उसका हाथ पकड़ के आंखों में थोड़ी सी बेचारी लेके बोला मैं मानता हूँ तुम ठीक ही बोल रहे हो, अब सो जाओ। शेंटिंग वेई ने मुंह फेर लिया, लाइट ऑफ की और थोड़े गुस्से में ही लियान जुए को हक करने दिया।
डॉक्टर ने पहले ही वार्निंग दी थी कि उसके इमोशनल स्टेट को ट्रिगर नहीं करना चाहिए। सो लियान जुए ने उससे पेशेंटली समझाना स्टार्ट किया। अच्छा, तो तुम्हारे वर्ल्ड में सब कैसे दिखता है? अंधेरे में शेंटिंग वई ने बिल्कुल सीरियस टोन में बोला, एक्चुअली ना मेरे वर्ल्ड में। लियान जुए उसकी बात बीच में ही कट कर देता है और टीजिंग वॉइस में कहता है, अरे रुको रुको। शेंटिंग वई बेचारा क्वेश्चन मार्क। लियान जुए ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, तुम्हारी चाइनीज तो बहुत अच्छी है। शेंटिंग वई की आंखों में गुस्सा अब उबलने ही वाला था, तो लियान जुए ने क्वाइटली सब्जेक्ट को चेंज कर दिया और बोला, तुम लोग वहाँ ट्रैवल कैसे करते हो? शेंटिंग वई ने कंफ्यूज होके बोला, कार से। लियान जुए ने फिर पूछा, और रहते कहाँ हो? शेंटिंग वई, घर में। लियान जुए, खाते क्या हो? शेंटिंग वई थोड़ा फेडअप टोन में बोला, चाय, चावल, तेल और नमक। लियान जुए ने अंदर ही अंदर साह लिया। अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा ही पागल है। पर शेंटिंग वई थोड़ा रुक के बोला, पर जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ 6 जेंडर्स होते हैं। लियान जुए ने क्वाइटली एक और साय ले लिया, वो टाइप जो दिल के कोने से निकलता है जब आप थक जाते हो मेंटली डिबेट से। उसने सोचा, फॉरगेट इट, चलो प्ले अलोंग ही करते हैं। उसने शेंटिंग वई का पजामा उठाया और कैजुअली उसकी स्मूथ कमर पे हाथ फिराते हुए टोन में एक सीरियस बट फूलिंग टाइप का वाइब लेके बोला, अच्छा, जैसे बोल रहा हो, वाह, एलियन भी इतने सॉफ्ट होते हैं क्या? पर उसे लग गया कि शेंटिंग वई उसकी ये हाँ ओके टोन को पकड़ लेगा, तो थोड़ा और मसाला डाल दिया और बोला, वैसे फिर तो तुम्हारे वहाँ बहुत सारे टॉयलेट्स भी होते होंगे ना? शेंटिंग वई का एंगर मीटर जैसे वार्निंग बॉइलिंग सून पे आ गया था। लियान जुए ने तुरंत अपनी लाइन कंटिन्यू करके डैमेज कंट्रोल किया और बोला, मतलब 6 टॉयलेट्स 6 जेंडर्स के लिए? शेंटिंग वई ने स्लो मोशन में गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, पहले जेंडर्स होते हैं मेल और फीमेल, फिर दोनों में होता है अल्फा, बीटा और ओमेगा, और हर एक सब जेंडर का अपना अलग रोल होता है। इसी बीच में लियान जुए ने उसे करेक्ट किया, इट्स अल्फा, बीटा एंड गामा। शेंटिंग वई क्वेश्चन मार्क, लियान जुए क्वेश्चन मार्क। शेंटिंग वई ने अपनी आंखों को नैरो करते हुए बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? लियान जुए थोड़ा कंफ्यूज होके बोला, क्या तुम ग्रीक अल्फाबेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे? दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस छा जाता है, लॉन्ग साइलेंस। और अगर लियान जुए को ये पहले से पता होता कि अगले 2 घंटे तक शेंटिंग वई उसको एक फुल ब्लोन ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स लेक्चर देने वाला है, तो वो डेफिनेटली ये जोक अपने अंदर ही दबा लेता। और अगर शेंटिंग वई को पता होता कि लियान जुए के माइंड में उसके 23 साल के पास्ट लाइफ के लिए इतना ज्यादा जजमेंट मोड ऑन है, तो वो अपनी वो इमोशनल स्पीच वापस ले लेता और सीधा बोलता, बस तुम तो वैसे भी हमारे वर्ल्ड के लायक हो ही नहीं, जाओ, मुझे मेरा ओमेगा वर्स ही चाहिए। ये कन्वर्सेशन सिर्फ ऑकवर्ड नहीं था, बल्कि शेंटिंग वई के पेशेंस का भी अल्टीमेट टेस्ट भी बन गया था। शेंटिंग वई ने मरमर करते हुए बोला, बीटा। लियान जुए ने आईब्रो उठा के और बोला, तुम्हें इस कहानी से इतना प्यार क्यों है? शेंटिंग वई ने फिर से कामली अपनी बात जारी रखी, अल्फा और ओमेगा का ईट्रस साइकिल होता है, उस वक्त ग्लैंड्स फेरोमोन्स रिलीज करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सकें। लियान जुए ने फिर उसे बीच में ही काटा और कंफ्यूजन के साथ बोला, ये तुम्हारे वर्ल्ड की बात हो रही थी ना, अब ये वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री क्यों लग रही है? शेंटिंग वई ने कम्प्लीटली डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरा सेकंड जेंडर ओमेगा है। लियान जुए चुप, डेड साइलेंस, नो कम बैक, नो जोक, बस एक लॉन्ग पॉज। शेंटिंग वई थोड़ा कंफ्यूज हो गया इतना शांत लियान जुए देखकर, पर उसकी कंफ्यूजन उस वक्त हाइट तक पहुंच गई थी जब लियान जुए ने डीप वॉइस में पूछा, तो तुम हर्माफोराइट हो क्या? शेंटिंग वई सीधा बोला, मैं सो रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका लाइक, शेयर और कमेंट मेरी वीडियो की रीच को और बढ़ाता है, तो कंजूसी मत करना। गुड नाइट।